देखिए, कल हम आपको पॉइंटर्स के बारे में बता रहे थे, कुछ एग्जाम्पल्स भी हमने दिए थे। आज हम बात करते हैं पॉइंटर अरिथमेटिक की। जैसे हमने आपको कल ही बताया था कि पॉइंटर्स पे आप अरिथमेटिक परफॉर्म कर सकते हैं, मगर वो मैथमेटिकल टास्क जो हैं केवल एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो सकते हैं, जिसकी वजह से केवल आप ये ऑपरेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इंक्रीमेंटेशन के लिए प्लस प्लस या माइनस माइनस का यूज़ कर सकते हैं, या पॉइंटर्स की वैल्यू में एडिशन या सब्ट्रैक्शन के लिए प्लस और माइनस ऑपरेटर का आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन जो है वो परफॉर्म नहीं करते हैं। जब कोई भी इंक्रीमेंटेशन का टास्क आप परफॉर्म करने जा रहे हैं पॉइंटर पे, तो आपको 3 बातें अपने दिमाग में रखनी है बैठा करके। पहला, एड्रेस प्लस 1, यानी कि अगर आपने कोई मेमोरी लोकेशन है, यानी आप पॉइंटर है यहाँ पर कोई, और अगर आप उसमें प्लस 1 करते हैं तो उसकी वैल्यू जो है एड्रेस में ही ऐड होती है। ठीक है, मतलब एड्रेस लोकेशन पे एडिशन होता है, ये नहीं कि आप उसकी वैल्यू में ऐड कर दें। कि सपोज आपने कोई इंटीजर डिक्लेयर किया c और उसकी वैल्यू डाल दी 5, एक पॉइंटर डिक्लेयर किया जिसमें c का एड्रेस डाल दिया। अब अगर आप पॉइंटर पे एडिशन कर रहे हैं तो वो लोकेशन ऐड होगी, ना कि 5 में वैल्यू ऐड होती चली जाएगी। तो +1 करने पर भी एड्रेस ही ऐड होगा, एड्रेस की वैल्यू चेंज होगी। एड्रेस प्लस प्लस करेंगे तो भी एड्रेस अपडेट होगा, और प्लस प्लस एड्रेस करेंगे तो भी अपडेट होगा, एड्रेस ही अपडेट होगा। तो पहला तो ये ध्यान रखिए कि एड्रेस अपडेट होता है, ना कि एड्रेस जिस वैल्यू के लिए है, मतलब जिस पॉइंटर जिस चीज के लिए बनाया गया उसकी वैल्यू में कोई अपडेशन होगा। पहला तो ये चीज ध्यान रखिए। दूसरा ये भी ध्यान रखिए कि पॉइंटर के साथ आप इस तरह से ऑपरेटर्स को यूज कर सकते हैं, यानी उनके पहले भी प्लस प्लस या माइनस माइनस का इस्तेमाल हो सकता है और बाद में भी प्लस प्लस या माइनस माइनस का आप यूज कर सकते हैं। इस चीज को हम आपको एक डायग्राम से दिखा रहे हैं कि मान लीजिए यहाँ पे हमने कोई एक आई नाम का अपना वेरिएबल डिक्लेयर किया और उस आई के अंदर इनिशियलाइज कर दिया उसको 20 से। सपोज हमने लिखा होगा आई और फिर लिख दिया i इज इक्वल टू 20, या हमने एक साथ लिख दिया i इज इक्वल टू 20। मगर जो i हमारा वेरिएबल है, जब डिक्लेयर किया गया तो उसकी वैल्यू 20 थी, और वो जिस मेमोरी पे स्टोर किया गया, ऐसा मान के चलते हैं कि वो मेमोरी लोकेशन का एड्रेस तो था, उसकी वैल्यू 1000 थी। ये मेमोरी एड्रेस है, ये i की वैल्यू है, और ये इस लोकेशन का नाम है। एक वेरिएबल के साथ उसकी तीनों प्रॉपर्टीज यही होती हैं। वेरिएबल का नाम, यानी कि आइडेंटिफायर जिससे हम पहचानते हैं कि मेमोरी लोकेशन को क्या नाम दिया गया है। वेरिएबल की वैल्यू, जो उसका कंटेंट होता है, जो उसके अंदर स्टोर की गई है, और वेरिएबल का एड्रेस जिसे हम पॉइंट कर सकते हैं। फिर हमने एक पॉइंटर बनाया ptr नाम का, और उसके अंदर i का एड्रेस स्टोर कर दिया। ऐसा करने के लिए हमने अपने प्रोग्राम में लिखा होगा int स्टार ptr, और ptr इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ i, यानी एंड i लिखा होगा। जैसे ही हमने ptr इज इक्वल टू एंड i लिखा, तो क्या हुआ कि ptr नाम का एक पॉइंटर आया मेमोरी में, जो कि अपनी एक मेमोरी लोकेशन पे स्टोर हुआ, और उस मेमोरी एड्रेस की वैल्यू क्या थी, वो मेमोरी लोकेशन था 2058। ये पीटीआर का मेमोरी एड्रेस है। लेकिन पीटीआर पॉइंट किसे कर रहा है? पीटीआर नाम का पॉइंटर जिस वेरिएबल को पॉइंट कर रहा है, पीटीआर उस एड्रेस को स्टोर करके बैठा हुआ है। ये देखिए, आई का एड्रेस पीटीआर में आ गया है, क्योंकि यही तो रीडायरेक्शन है कि आप वाया काम कर रहे हैं, आप डायरेक्टली काम नहीं कर रहे हैं, बाय रेफरेंस काम कर रहे हैं। लेकिन अगर आप कोई वैल्यू यहाँ इंक्रीज करते हैं, यहाँ पर वैल्यू का इंक्रीमेंटेशन करते हैं, तो क्योंकि डेटा टाइप अगर आई का आईएनटी है, तो इंक्रीमेंट करने के बाद पॉइंटर का एड्रेस, जो पॉइंटर पॉइंट कर रहा था किसको, इसके मेमोरी एड्रेस को, उसकी वैल्यू में इंक्रीमेंटेशन हुआ। ना तो 2058 में कोई चेंज हुआ क्योंकि ये पीटीआर का अपना एड्रेस था, और ना ही आई की वैल्यू पे कोई चेंज हुआ जो कि 20 थी। आई की वैल्यू 20 ही रहेगी, लेकिन पीटीआर जिस मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा था उसके 2 बाइट्स आगे मूव कर गया, और इसीलिए अगर पिछली लोकेशन थी 1000, तो अब क्या हो गया है 1002। तो 1002 ही क्यों हुआ? क्योंकि ये आईएनटी का डेटा टाइप, आई का डेटा टाइप आईएनटी था, और आईएनटी कितने बाइट्स ऑक्यूपाई करता है? 2 बाइट्स ऑक्यूपाई करता है। इसीलिए ऐड करने के बाद अगर हमने पॉइंटर को मतलब स्टार पीटीआर जो लिखा था उसमें लिख दिया प्लस प्लस, तो इसका मतलब कि +1 करो, मगर +1 करने का मतलब हम उसमें एक ऐड कर रहे हैं, तो वो एक जो है वो कितने बाइट्स ले रहा है? वो 2 बाइट्स ले रहा है, क्योंकि आईएनटी की स्टोरेज जो स्पेस होती है वो 2 बाइट्स होती है। और इसीलिए अगर पीटीआर की प्रीवियस वैल्यू 1000 थी, तो वो हो गई 1002। इस चीज को यहाँ देखिए, यहाँ पे भी बता दिया कि अगर आईएनटी है
और फ्लोट है और कैर है, यही बेसिक हमारे डेटा टाइप है। अगर ये स्टोर्ड हैं, ये पॉइंट कर रहे हैं 1000 मेमोरी एड्रेस को, तो इंक्रीमेंट होने के बाद INT क्या दिखाएगा, 1002 पे जाएगा। फ्लोट कितना जाएगा, सॉरी फ्लोट जाएगा 4 पे, 1 सेकेंड, फ्लोट जाएगा 4 पे। क्यों, क्योंकि फ्लोट जो है वो आपका यहाँ पर कितना स्टोर करता है, वो आपका शो करता है आपको 4 बाइट्स का इंक्रीमेंट दिखाता है। और कैर जो है वो 1 जाएगा। अगर सिर्फ कैर है, एरे है, तो एरे का साइज, लेकिन अगर वो सिर्फ कैर डिक्लेयर्ड है तो वो 1 बाइट ही आगे मूव करेगा, क्योंकि उसका बाय डिफॉल्ट जो स्पेस होता है वो 1 बाइट होता है। लेकिन कैर को अगर हमने एरे की तरह शो किया हुआ है, तो जो साइज कैर का है, अगर कैर का साइज मतलब हमारे एरे का साइज अगर 10 है, तो ये 1000 था तो 1010 हो जाएगा। अगर एरे का साइज 100 है, तो ये 1000 से 1100 हो जाएगा। तो दैट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ एरे। इस तरह से आपको ये चीज समझनी होगी। अब बात करते हैं इसी के एक एग्जाम्पल की। अगर हम इंक्रीमेंट करते हैं तो उसको एक एग्जाम्पल से हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे इंक्रीमेंटेशन परफॉर्म होता है। हमने यहाँ पर एक ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर किया। सबसे पहले ऐसे मान के चलते हैं कि इसके ऊपर हमारे हैश इंक्लूड वगैरह लिखे हुए हैं। यहाँ पर हमने ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया है, मेन के पहले किया इसीलिए ये ग्लोबल है, यानी हैश इंक्लूड के तुरंत बाद कर दिया होगा। INT साइज इज इक्वल टू 3। अब ध्यान दीजिएगा कि अगर कोई वेरिएबल आपने इस तरह से डिक्लेयर किया, यानी ना तो ये मेन का पार्ट है और ना ही ये किसी और फंक्शन का पार्ट है, ये सभी फंक्शन से पहले लिख दिया गया है, प्री प्रोसेसर्स के जस्ट बाद हैश इंक्लूड stdio.h, हैश इंक्लूड conio.h, और उसके बाद हमने लिख दी ये वाली लाइन। तो इस तरीके का वेरिएबल जो है हमारा, ये ग्लोबल डिक्लेरेशन में आता है। और ग्लोबल डिक्लेरेशन में आने का मतलब ही ये है कि इस वेरिएबल को आप अपने प्रोग्राम में कहीं भी यूज कर सकते हैं। आप इसे मेन में भी यूज कर सकते हैं, जबकि आपने इसको मेन में डिक्लेयर नहीं किया है। और आपने अगर इस प्रोग्राम में कुछ और फंक्शंस भी बनाए होते, तो उन सभी फंक्शंस में आप इसको बहुत इजीली यूज कर सकते थे, क्योंकि इसकी एक्सेसिबिलिटी जो है दैट इज पब्लिक, ये पब्लिकली एक्सेसिबल है सभी फंक्शंस के लिए, ये ओपन फॉर ऑल हो गया है। तो यहाँ पर एक साइज नाम का वेरिएबल लिया है जिसका टाइप INT और उसकी वैल्यू दे दी 3। अंदर आए अपने मेन फंक्शन में और यहाँ पर हमने एक एरे डिक्लेयर किया वैर नाम का, और उसका टाइप है INT, और उसको 3 वैल्यू दे दी 10, 100, 200। यानी एरे की फर्स्ट लोकेशन पे स्टोर्ड है 10, 0th इंडेक्स वैल्यू पे स्टोर है 10, फर्स्ट इंडेक्स वैल्यू पे स्टोर है 100 और सेकंड इंडेक्स वैल्यू पे स्टोर है 200। क्योंकि आप सबको ये बात हर समय याद रखनी होगी कि अगर बात एरे की हो रही है तो पहली इंडेक्स वैल्यू 0 के अलावा कुछ नहीं हो सकती। ठीक है, फिर हमने यहाँ पे 2 इंटीजर डिक्लेयर किए, एक I डिक्लेयर किया हमने लूप चलाने के लिए, और एक पॉइंटर बना दिया। और ये पॉइंटर हमने क्यों बनाया है, ताकि एरे के एड्रेस को हम इस पॉइंटर से पॉइंट कर सकें। यानी ये 10 कहाँ स्टोर हुआ है, कौन सी लोकेशन पे स्टोर हुआ, 100 कौन सी लोकेशन पे स्टोर हुआ, और 200 कौन सी लोकेशन पे स्टोर हुआ। इसी समय आपको एक बात और बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है कि एरे है ये, तो एरे का मतलब है वैल्यूज स्टोर्ड एट कॉन्टिजुअस मेमोरी लोकेशंस। ध्यान रखिएगा, एरे में रैंडम स्टोरेज नहीं होता। तो बाय चांस एक एग्जांपल दे रहे हैं कि अगर 10 ये वैल्यू स्टोर हुई है सपोज मेमोरी के लोकेशन सपोज है 2000, तो 100 कहाँ स्टोर हुआ होगा, 2002 पे स्टोर हुआ होगा, और 200 कहाँ स्टोर हुआ होगा, 2004 पे स्टोर हुआ होगा। क्यों, क्योंकि एक एक इंटीजर 2 बाइट लेता है और बिल्कुल बगल बगल की मेमोरी लोकेशंस ही ऑक्यूपाई होती हैं। बार बार ये बात हम आपको रिपीट करके बताते हैं कि कॉन्टिजुअस या कॉन्टिन्यूअस मेमोरी लोकेशंस पे ही डेटा स्टोर होता है अगर हम बात करते हैं एरे की। ठीक है, तो हमने एक पॉइंटर बनाया जिससे हम अपने एरे को पॉइंट करेंगे। फिर पॉइंटर में हमने अपने एरे का एड्रेस डाल दिया। अब हमने 0 से लेके साइज -1 तक का लूप चलाया। साइज क्या है, 3। तो तभी तो देखिए जब यहाँ पे साइज 3 दे दिया और यहाँ वेरिएबल को हमने इनिशियलाइज किया है, तो साइज देना जरूरी नहीं है, आप साइज ना दे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो साइज -1 यानी साइज की वैल्यू क्या है 3, तो लूप कहाँ तक जाएगा 2 तक, यानी कितनी बार चलेगा 3 टाइम्स, एक बार 0 के लिए, एक बार 1 के लिए और एक बार 2 के लिए। अंदर हम आए और हमने प्रिंट कराया एड्रेस ऑफ वेर %d, और %d में वैल्यू किसकी प्रिंट करा रहे हैं, I की। तो यहाँ पे क्या होगा, वेर 0, जब पहली बार प्रिंट होगा तो लिख के आएगा वेर 0, दूसरी बार प्रिंट होगा लिख के आएगा वेर 1, और तीसरी बार प्रिंट होगा लिख के आएगा वेर 2।
तो ये % सिर्फ हम इंडेक्स को प्रिंट कराने के लिए कर रहे हैं और कोई इस पे काम नहीं हो रहा, इंडेक्स प्रिंट हो रहा है। और उसके बाद हमने यहाँ पे %x लगा दिया है और %x किसे प्रिंट कर रहा है, ये प्रिंट कर रहा है पॉइंटर की वैल्यू को। तो पॉइंटर दे दिया और पॉइंटर की वैल्यू यहाँ पर प्रिंट हो रही है। फिर यहाँ पर लिख दिया, ये तो अब यहाँ प्रिंट कर रहा है एड्रेस, लेकिन अगर हमें प्रिंट करनी है वैल्यू तो यहाँ पर फिर हम क्या लिखेंगे, $ptr, क्योंकि $ptr देने से क्या होगा, वैल्यू एट पॉइंटर, और हम स्पेसिफायर कौन सा यूज कर रहे हैं, %d, जिसकी वजह से अब ये पॉइंटर की वैल्यू प्रिंट करेगा। तो यहाँ तो प्रिंट होगा var0 कोई मेमोरी लोकेशन, फिर var0 कोई मेमोरी लोकेशन, var0 कोई मेमोरी लोकेशन, var1 कोई मेमोरी लोकेशन और var2 फिर कोई मेमोरी लोकेशन, 3 बार जब प्रिंटिंग होगी। लेकिन यहाँ प्रिंट होगा var0 इज इक्वल टू 10, var1 इज इक्वल टू 100, var2 इज इक्वल टू 200। और ये हो क्यों रहा है, क्योंकि एक बार जब पॉइंटर प्रिंट कर देता है तो अगली लोकेशन पे जाने के लिए हम अपने पॉइंटर में +1 ऐड कर देते हैं, पॉइंटर ++ कर देते हैं, जिसकी वजह से आप एक लोकेशन से सीधे 2 बाइट्स आगे मूव करते हैं और अगली वैल्यू को प्रिंट करा देते हैं। इस तरह से पॉइंटर में इंक्रीमेंटेशन किया जाता है। यही प्रोग्राम आप अपने एडिटर विंडो में बना करके देखिएगा और आप देखेंगे कि आपको प्रॉपर एग्जीक्यूशन मिल रहा है। अगर आप अपने एरे में वैल्यूज चेंज करते हैं और वो 3 ही है तो प्रोग्राम में कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर ये वैल्यूज यहाँ पे मान लीजिए हमने तो 3 दी थी, आप सपोज 5 दे रहे हैं, तो आपको साइज भी 5 करना होगा और बाकी आपका प्रोग्राम जो है एज इट इज ही चलेगा, फिर कहीं कोई चेंज आपको नहीं करना है। तो ये तो बात हो गई इंक्रीमेंटेशन की। और बिल्कुल इसी तरह से डिक्रीमेंटेशन भी होता है, यानी अगर आप डिक्रीज करते हैं तो बिल्कुल एग्जैक्टली यही चीज होगी। बस यहाँ पर क्या है, हमने अपना वेरिएबल डिक्लेयर किया है, यहाँ पॉइंटर बनाया और एक इंटीजर बनाया, हमने वेरिएबल का एड्रेस डाला, लेकिन अब यहाँ शुरुआत कहाँ से कर रहे हैं, हम शुरुआत कर रहे हैं यहाँ पर साइज -1 से। साइज -1 से का मतलब क्या है, 1 सेकेंड, साइज -1 का मतलब है साइज की वैल्यू क्या है 3, तो साइज -1 की वैल्यू क्या हो गई 2, यानी 0 1 2। हम कहाँ से शुरू कर रहे हैं, यहाँ से शुरू कर रहे हैं, मतलब हम पिछली लोकेशन को प्रिंट करना चाहते हैं तो माइनस करना है, इसीलिए हमने लास्ट से शुरू किया। तो हमारा पॉइंटर जो है सबसे पहले कौन सी लोकेशन को पॉइंट कर रहा होगा, लास्ट लोकेशन को पॉइंट कर रहा होगा एरे की। और शुरुआत में अब अपना लूप चलाया तो शुरुआत कहाँ से की, साइज से, और साइज है 3 हमारा, तो साइज 3 से शुरू हुआ, कहाँ तक जाएगा, जब तक कि उसकी वैल्यू, तो इसको भी साइज 3 ना दे करके हमको एक्चुअली करना चाहिए साइज -1। साइज -1 से आप शुरू करें, तो साइज -1 मतलब 2 से होगा, तो 2 यहाँ पे आया, कब तक चले, जब तक कि आप 0 से बड़े या बराबर हो जाए, यानी हर बार पीछे पीछे चलेंगे माइनस माइनस करने की वजह से, और तब तक जाएंगे जब तक कि 0 तक नहीं पहुंच जाएंगे। और अंदर इसी तरह से वैल्यू प्रिंट होगी, पहले प्रिंट होगा var0 और पॉइंटर की लोकेशन प्रिंट होगी, फिर प्रिंट होगा var0 200। फिर आगे पीछे आने के लिए हम ptr माइनस कर रहे हैं, तो जब पहली बार ptr इस लोकेशन को प्रिंट कर रहा था तो पॉइंट कर रहा था, तो जब माइनस माइनस किया तो 2 बाइट्स पीछे चला गया, और 2 बाइट्स पीछे गया तो कौन सी वैल्यू मिली, ये वैल्यू मिली, तो इसका एड्रेस प्रिंट होगा पहली लाइन में और दूसरी लाइन में इसकी वैल्यू प्रिंट होगी। और इसी तरह से फिर आगे बढ़ने पर फिर इसका एड्रेस प्रिंट होगा और इसकी वैल्यू प्रिंट होगी। तो ये सिर्फ हम यहाँ पे क्या कर पा रहे हैं, पॉइंटर माइनस माइनस करने से कर पा रहे हैं। अब आप में से बहुत से लोग ये भी कह सकते हैं मैम i माइनस माइनस तो दिया था या i प्लस प्लस भी तो दिया था, तो अगर आप i माइनस माइनस और i प्लस प्लस की बात करें तो फिर आपको पॉइंटर का इस्तेमाल नहीं करना था, फिर तो सीधे सीधे आप i की वैल्यू प्रिंट करा देते कि i0 प्रिंट करो, i1 प्रिंट करो, i2 प्रिंट करो। लेकिन यहाँ पर हम पॉइंटर के इस्तेमाल करके अपने एरे की एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे जा रहे हैं, चाहे हम आगे बढ़ रहे हैं या पीछे बढ़ रहे हैं। तो ये i जो हम यूज कर रहे हैं केवल यहाँ से यहाँ तक पहुंचने के लिए प्रिंट कर रहे हैं, लेकिन इनकी वैल्यूज को प्रिंट कराने के लिए या इनके एड्रेसेस को प्रिंट कराने के लिए हम पॉइंटर का यूज कर रहे हैं। तो इस तरह से इंक्रीमेंटेशन और डिक्रीमेंटेशन होता है पॉइंटर में। फिर अगला एक और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है पॉइंटर टू पॉइंटर।
जिस तरह से हम किसी मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करते हैं तो उसके लिए एक पॉइंटर यूज करते हैं और वो उस मेमोरी एड्रेस को पॉइंट करता है, इसी तरह से किसी पॉइंटर को भी आप पॉइंट करा सकते हैं। और यही फायदा है रीडायरेक्शन का। रीडायरेक्शन का मतलब ही है पॉइंटर्स का इस्तेमाल। आप एक पॉइंटर का पॉइंटर बना सकते, एड्रेस मतलब एक मेमोरी लोकेशन का पॉइंटर बना सकते हैं, उस पॉइंटर का भी पॉइंटर बना सकते हैं, और उस पॉइंटर के पॉइंटर का भी पॉइंटर बना सकते हैं। यानी इस तरह से आप आगे पॉइंटर्स को वाया आप अपने इंक्रीज कर सकते हैं। As we know, the pointer is a variable that contains the memory address. It itself copies some space in memory and hence it also has a memory address. बार बार ये बात बताइए जब से हम पॉइंटर स्टार्ट कर रहे हैं कि पॉइंटर किसी भी मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करता है, लेकिन वो पॉइंट भले ही किसी मेमोरी एड्रेस को कर रहा हो, लेकिन वो भी किसी ना किसी मेमोरी स्पेस में सेव हुआ है, तो उसका अपना एक मेमोरी एड्रेस भी होता है। We can store the address of the pointer variable in some other variable. जब आप किसी पॉइंटर का एड्रेस किसी दूसरे वेरिएबल में स्टोर करते हैं, ध्यान दीजिए, जब आप किसी पॉइंटर का एड्रेस किसी दूसरे वेरिएबल में स्टोर करते हैं तो क्या कहलाता है वो? पॉइंटर टू पॉइंटर। और किसी पॉइंटर को पॉइंटर टू पॉइंटर को डिक्लेयर करने का तरीका क्या होता है? सब कुछ एग्जैक्टली वही होता है। डाटा टाइप लिखेंगे, जैसे INT लिख दिया, मगर जहां अभी हम एक बार स्टार लगाते थे कि स्टार P, अब हम क्या कर रहे हैं? 2 बार स्टार लगाते हैं, कोई गैप नहीं होता, तो ये पॉइंटर टू पॉइंटर ऑफ P बन जाता है। ये भी पॉइंटर टू इंटीजर ही होगा अगर ये INT है, पॉइंटर टू कैर होगा अगर ये कैर है, पॉइंटर टू फ्लोट होगा अगर ये फ्लोट है। लेकिन बस ये कि अब आप इसमें किसी पॉइंटर को पॉइंट कर रहे हैं। अभी तक आपने पॉइंटर की मदद से किसी डेटा टाइप को पॉइंट किया, मतलब किसी वेरिएबल को पॉइंट किया था। यहाँ पर आप पॉइंटर को ही पॉइंट करने के लिए यूज कर रहे हैं। कैसे दिखाएंगे इसको? अब हम आपको इसे एग्जाम्पल से दिखा रहे हैं कि मान लीजिए हमने एक आई नाम का इंटीजर डिक्लेयर किया, उसकी वैल्यू डाल दी 10। एक आईपी हमने पॉइंटर बनाया जिसमें आई का एड्रेस डाला, यानी ये पॉइंटर था जो पॉइंट कर रहा है आई के लोकेशन को। लेकिन उसके बाद एक पॉइंटर टू पॉइंटर बनाया IIP, और वो किसे पॉइंट कर रहा है? वो पॉइंट कर रहा है उस पॉइंटर को जो पॉइंट कर रहा है आई को। ठीक है, तो इस तरह से किसी पॉइंटर टू पॉइंटर को आप डाल सकते हैं। अब इसमें एड्रेस ऑफ आईपी आ गया तो इसका मेमोरी लोकेशन यहाँ आया। ऐसे समझिए, इसकी मेमोरी किस में आई? इसमें, और इसकी मेमोरी किस में आई? इसमें। यहाँ देखिए, इसी चीज को डायग्राम से भी दिखा रहे हैं कि हमारा यहाँ से समझिए, आई हमने डिक्लेयर किया था, आई की वैल्यू 10 है सपोज, और आई का एड्रेस है 1000। ठीक, उसके बाद हमने आईपी डिक्लेयर किया जो कि एक पॉइंटर है, और ये किसे पॉइंट कर रहा है? ये पॉइंट कर रहा है आई को, जिसकी वजह से इसके अंदर क्या आ गया? इसके अंदर आया आई का एड्रेस। लेकिन ये कहाँ स्टोर हो रहा था? उस एड्रेस की वैल्यू क्या थी? 5000। तो जब हमने IIP बनाया तो IIP किसे पॉइंट कर रहा है? IP को, जिसकी वजह से IIP के अंदर क्या वैल्यू आ गई? IP का एड्रेस, और इसका अपना खुद का एक मेमोरी एड्रेस है। तो इस तरह से एक चेन बन सकती है पूरी, और वाया इनडायरेक्शन या रीडायरेक्शन आप इस तरह से पॉइंटर टू पॉइंटर या पॉइंटर टू पॉइंटर भी यूज कर सकते हैं। 3 तक भी आप लेवल तक जाकर के काम कर सकते हैं। स्टार 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 भी आप यूज कर सकते हैं। पॉइंटर टू पॉइंटर का एक एग्जांपल यहाँ पर वही शो कर रहे हैं, सब कुछ वही है। इंटीजर डिक्लेयर किया है, एक पॉइंटर डिक्लेयर किया है, और एक पॉइंटर टू पॉइंटर डिक्लेयर किया है। यहाँ पर पहले आई की वैल्यू प्रिंट होगी, फिर आप आई का एड्रेस प्रिंट कर रहे हैं। हमने यहाँ पर आपको देखिए, ध्यान दीजिएगा, इसमें हमने %u भी लिख के दिखाया है। तो जैसे हम आपको %p बता रहे थे, %p यूज कर सकते हैं मेमोरी एड्रेस के लिए, ऐसे ही %u का भी आप यूज कर सकते हैं। सेम चीज है, आप %p या %u, तो इसलिए बता दिया क्योंकि अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन मिले और आप %u लिखा देखें तो कंफ्यूज ना हो। तो ये पहली लाइन में आई की वैल्यू प्रिंट होगी, दूसरी लाइन में आई का एड्रेस प्रिंट होगा, फिर यहाँ पर आईपी की वैल्यू यानी आई का एड्रेस प्रिंट होगा, आई की वैल्यू प्रिंट होगी, और यहाँ आईपी का एड्रेस यानी उसका खुद का एड्रेस प्रिंट होगा। ऐसे ही यहाँ पे IIP की वैल्यू प्रिंट होगी, और यहाँ पे IIP का खुद का एड्रेस प्रिंट होगा। पहले ये प्रिंट करेगा IIP का मेमोरी लोकेशन, और उसके बाद उसकी अपनी खुद की मेमोरी लोकेशन प्रिंट होगी। तो इस तरीके से पॉइंटर या पॉइंटर टू पॉइंटर आप यूज कर सकते हैं। इससे ज्यादा पॉइंटर टू पॉइंटर आगे आपको आने की जरूरत नहीं है, इतना ही आपके लिए है। और इसको देखिए, पिछले एग्जाम्पल को, आई की वैल्यू 10 है, मान लीजिए आई का एड्रेस ये है, तो आईपी की वैल्यू भी यहीं प्रिंट हो गई। तो जो बताया था, देखिए आई का एड्रेस प्रिंट होगा और आईपी की वैल्यू, तो आईपी की वैल्यू क्या है? आई का एड्रेस है।
इसी तरह से आईपी की वैल्यू प्रिंट हो रही है, तो आईपी की वैल्यू अब क्या हो गई है यहाँ पर, आईपी जो खुद का अपना एड्रेस है उसका, तो भले ही वो पॉइंट इसे कर रहा है लेकिन वो कहाँ स्टोर हुआ है, यहाँ स्टोर हुआ है। और आईआईपी की वैल्यू, क्योंकि वो इस पॉइंटर के लिए पॉइंटर बना है तो उसके अंदर आईपी का एड्रेस पड़ा है। और अगर आप यहाँ पर वैल्यू ऑफ आईआईपी देखें तो वो यहाँ पर इस तरह से प्रिंट कर रहा है। तो आईआईपी की मतलब वैल्यू एट आईआईपी इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आईपी, और वो क्या है, ये मेमोरी एड्रेस ऑफ आई। सीधे पॉइंट कैसे कर रहा है, आई के मेमोरी लोकेशन को। और पॉइंटर टू पॉइंटर अगर हम सिर्फ वैल्यू प्रिंट करा रहे हैं तो वैल्यू एट आईआईपी। और आईआईपी पे वैल्यू क्या है, आईआईपी के आईपी के अंदर वैल्यू है आईपी की। आईपी किसे पॉइंट कर रहा है, आईपी पॉइंट कर रहा है आई को, तो उसकी वैल्यू क्या है 10। इस तरह से यहाँ पे 10 प्रिंट होगा। प्रोग्राम इस तरह का कोई आपको लिखने के लिए नहीं आएगा, आपको एग्जाम में इस तरीके के आउटपुट बताने मिलेंगे कि आउटपुट है, और वो बताएंगे कि मान लीजिए उसका मेमोरी एड्रेस ये है तो आगे क्या होगा। इस तरीके की चीजें जो है आपको समझनी होंगी। बहुत अच्छे से ये वीडियो एक बार दोबारा से धैर्य के साथ आप ये देखिएगा, ये प्रेजेंटेशन भी हम आपको भेज देंगे, दोबारा से इसको देखिएगा और ये प्रोग्राम आप अपने आप बना करके समझने की कोशिश कीजिएगा। ये सारी चीजें पॉइंटर से रिलेटेड हैं। पॉइंटर का चैप्टर हमारा खत्म हो गया है, बाकी इससे रिलेटेड कुछ प्रोग्राम्स हैं जो हम अभी नहीं कराएंगे, हम सीधे बढ़ जाएंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर पे। जब हमारे ये कोर्स खत्म हो जाएगा तब हम पॉइंटर के कुछ एग्जाम्पल्स आपको कराएंगे ताकि आप एग्जाम में उनका सॉल्यूशन अच्छे से दे सकें। मीनवाइल आप लोग ये वीडियो भी दोबारा देखिएगा, आप ये प्रोग्राम्स को अपने कंप्यूटर पे अपने एडिटर विंडो में सीख के बना के देखिएगा। कोई डाउट है तो जरूर बताइएगा, उस डाउट को हम आपको क्लैरिफाई कर देंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगली क्लास में अगला चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे, और अगला चैप्टर पूरा का पूरा थ्योरी बेस्ड है, स्टोरेज क्लास, उसमें कोई प्रोग्राम नहीं है, कुछ नहीं है, वो पूरा थ्योरी बेस्ड है। पर उससे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, तो आप जो है उसको जो है ट्राई करके देखिएगा और समझिएगा। और अगर आपके पास लिटरेचर है तो पहले ही वो चैप्टर पढ़ के देख लीजिए, थोड़ा आपके लिए ज़्यादा आसान हो जाएगा। अदरवाइज हम तो खैर आपको बताएंगे। तो कल का जो चैप्टर होगा उम्मीद है कि वो कल ही के सेशन में खत्म भी हो जाएगा। कल का मतलब मंडे को जो हम करेंगे स्टोरेज क्लास, क्योंकि वो बहुत छोटा सा चैप्टर है, सिर्फ कुछ स्टोरेज क्लासेस के बारे में आपको बताना है, बाकी उसमें और कुछ नहीं है कि स्टोरेज क्लासेस कैसे डिफाइन होती है। और स्टोरेज क्लासेस अगर हमारा मंडे को खत्म हो जाता है तो नेक्स्ट वीक हम पूरा देंगे अगले चैप्टर को, वो है हमारा लिंक्ड लिस्ट। और काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का तो नो डाउट है ही है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो उस चैप्टर को हम कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल पॉइंटर्स तक हम पहुंच चुके हैं। आप लोग प्लीज कंटिन्यूअसली अपना पढ़ते रहिए, वीडियोस को देखिए, क्योंकि बहुत से लोग वीडियो नहीं देख रहे हैं। हम देखते हैं कि कोई व्यू वगैरह बढ़ा ही नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि अभी आप लोगों में वो चैतन्यता नहीं आई है। जो क्लास में आ रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन जो क्लास में नहीं आ रहे हैं शायद वो टेकन फॉर ग्रांटेड बैठे हुए हैं कि हाँ लास्ट में एक दिन में बैठ के देख लेंगे वीडियो। तो अगर कोई ये बात हमारी सुने तो उसको ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि ऐसा करने से कोई फायदा नहीं होगा। अगर आप रेगुलरली वीडियो देखें, भले ही आप लाइव क्लास में नहीं आ रहे, चलिए कोई बात नहीं, आपको शायद सोने का टाइम है या कुछ है, लेकिन कम से कम बाद में तो आप वो वीडियो देख लें। अदरवाइज बाद में इतना बड़ा स्लॉट इकट्ठा हो जाएगा कि यू वोंट वर्क इट विद, वो आपके लिए मतलब काम नहीं कर पाएगा। ठीक है, चलिए आज के लिए मीटिंग यहीं पे एंड करते हैं। दैट्स ऑल फॉर द डे।